राम राम सभी को। माई सेल्फ नवीन कुमार एंड आज हम जो चर्चा करने वाले हैं, काफ़ी भाइयों को कन्फ्यूजन है कि आईपीओ के अंदर जो अलॉटमेंट्स होते हैं वो किस तरीके से होते हैं, और कुछ भाइयों को एसएमई सेगमेंट में आईपीओ के अंदर में अप्लाई करते हैं फिर भी उनको आईपीओ का अलॉटमेंट नहीं मिलता, और कुछ भाइयों को मिल जाता है। सो वो किस तरीके से अप्लाई करते हैं कि उनको मिल जाता है और हमें नहीं मिलता है। सो इसका भी कुछ नियम्स हैं, रूल्स हैं। मेन बोर्ड आईपीओ के नियम्स अलॉटमेंट के क्या हैं, एसएमई के क्या हैं, मैं आपको स्क्रीन के ऊपर में लेके चलता हूँ। पहले आईपीओ के जो रूल्स होते हैं उनको समझने से पहले हमें कुछ और चीज़ों को समझना पड़ेगा, जैसे कि हम एक बार चर्चा करते हैं यहाँ पर। जैसे कोई भी कंपनी के जो दो टाइप की जो आईपीओ आते हैं वो दो टाइप के आते हैं। एक होते हैं मेन बोर्ड के आईपीओ, जो बड़ी कंपनियां होती हैं जब वो अपने आईपीओ लेके आती हैं, और दूसरे होते हैं एसएमई कंपनी के आईपीओ। इनके अंदर में सभी आईपीओ के अंदर में जो रिजर्वेशन होता है वो तीन कैटेगरीज के अंदर में होता है। एक होता है क्यूआईआई सेगमेंट, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। दूसरा रिजर्वेशन होता है आईएनआई सेगमेंट के लिए, और थर्ड रिजर्वेशन होता है रिटेल के लिए। ठीक है, ये मेन बोर्ड आईपीओ में भी यही रहता है और एसएमई सेगमेंट के आईपीओ में भी यही सेम टाइप का रिजर्वेशन रहता है। बस यहाँ पे जो अलॉटमेंट होता है उसके थोड़े से नियम अलग है मेन बोर्ड के लिए और एसएमई के लिए। अब यहाँ पे रिजर्वेशन जो क्यूआईआई कैटेगरी है इसके लिए 50% रिजर्वेशन रहता है। इस कैटेगरी के क्यूआईआई कैटेगरी के अंदर में एक और चीज़ आती है जिसको हम बोलते हैं एंकर इन्वेस्टर्स। जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां जो फर्म्स होती हैं, अगर वो 10 करोड़ से ज़्यादा रुपए लगाती हैं किसी आईपीओ में कंपनी में, तो वो एंकर इन्वेस्टर्स की कैटेगरी में आते हैं। ये लोग अपने शेयर्स 50% एक महीने के बाद में बेच सकते हैं, और बाकी के 50% जो शेयर्स होते हैं 3 महीने बाद बेच सकते हैं। लिस्टिंग के टाइम पे अपने शेयर्स नहीं बेच सकते हैं एंकर इन्वेस्टर्स। इनका जो कोटा होता है ये इसके अंदर में से 60% होता है। तो ये लगभग जो 100% आईपीओ होता है उसके अंदर में से 30% कोटा एंकर इन्वेस्टर्स के लिए बुकड होता है, रिजर्व्ड होता है। सो ये जो अलॉटमेंट होगा ये सिर्फ एंकर इन्वेस्टर्स को ही होगा। अगर इनको बुक नहीं होता है, इनके अगर डिमांड नहीं आती है, तो फिर बाकी जो है अदर्स कैटेगरी है जिसको हम बोलते हैं क्यूआईबी वालों को अलॉट हो जाता है, जिसमें भी अगेन वही लोग हैं, वही कंपनियां हैं, जैसे इंश्योरेंस हो गई, म्यूचुअल फंड हो गई, एआईएफ्स हो गई, बैंक्स हो गई, एनबीएफसीज हो गई। इनके लिए ये क्यूआईआई सेगमेंट है। नेक्स्ट जो कोटा होता है वो है एनआईआई सेगमेंट। इसके अंदर में दो कैटेगरीज हैं, एसएचएनआई, स्मॉल एचएनआईज और बिग एचएनआईज। ठीक है, यहाँ पर बिग एचएनआईज और एक जो थर्ड लास्ट में जो एक कोटा रहता है वो होता है रिटेल के लिए। तो रिटेल जो कैटेगरी होते हैं इनके लिए 35% कोटा बुकड होता है, 35%, और एनआईए कैटेगरी के लिए 15% कोटा बुकड होता है। तो यहाँ पे 100% हो गया, 35, 15 और 50। अब जो बात करते हैं, अब यहाँ पे ध्यान देने की बात यह है कि रिटेल सेगमेंट के अंदर में जो लोग होते हैं वो 2 लाख रुपए तक की आईपीओ की फाइल होती है। वहां तक जितने भी लोग होते हैं उनको रिटेल कैटेगरी में इंक्लूड किया जाता है। जो भी लोग होते हैं जिनकी फाइल का साइज मान के चलिए कि एसएमई मेन बोर्ड कंपनी के अंदर में आपको 14,000 रुपए की एक लॉट की फाइल लगती है। मान के चलिए कि 14,000 की एग्जांपल ले रहे हैं, तो मान के चलिए कि आपने यहाँ पे 15 लॉट्स के अंदर में काम कर लिया, राइट, 15 लॉट्स लगा दी, तो आपकी जो फाइल साइज होगी वो 2 लाख के ऊपर चली गई। तो आप लोग इस कैटेगरी रिटेल कैटेगरी में इंक्लूड नहीं होंगे। अब आप स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में इंक्लूड होंगे, क्योंकि आपकी जो फाइल साइज है वो 2 लाख को क्रॉस कर गई है और 10 लाख के बीच में है। तो 2 लाख से 10 लाख के अगर बीच के फाइल साइज है तो आप एसएचएनआई कैटेगरी में इंक्लूड होंगे। अगर आपकी फाइल साइज 10 लाख से यूपर की है तो फिर आपको बिग एचएनआई कैटेगरी में इंक्लूड कर दिया जाता है। अब यहाँ पे एचएनआई कैटेगरी में जब आप इंक्लूड होते हैं तो आपको कोई डिस्काउंट वगैरह नहीं मिलता है, जो भी यूजुअली आईपीओ के अंदर में डिस्काउंट देती हैं काफ़ी रिटेल कैटेगरी के लिए, वो उसमें आप इंक्लूजन नहीं होगा। आपका जो फाइल लगेगा अगर आप एचएनआई कैटेगरी में लगा रहे हैं तो कट ऑफ प्राइस होता है, उसके ऊपर ही आपका प्राइस होगा, या तो कट ऑफ प्राइस के ऊपर में होगा या फिर कट ऑफ प्राइस के ऊपर का प्राइस आपको सेट करना होगा, राइट। और एंकर इन्वेस्टर्स जो ये वाले क्यूआई कैटेगरी है इनके रूल्स ही अलग हैं, तो इनकी हम बात ही नहीं करने वाले हैं। यहाँ पर सिर्फ हम इन दो चीज़ों की हम बात करेंगे, क्योंकि यही पब्लिक यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकती है, इन्हीं 2 कैटेगरीज में अप्लाई कर सकती है, राइट। तो क्योंकि 10 लाख के ऊपर होगी तो बिग एचएनआई में आ जाएगा। आप एंकर इन्वेस्टर्स और ये जो क्यूआईआई क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं इस कैटेगरी में हम लोग नहीं जाएंगे, चाहे हम कितने का भी अप्लाई कर दें। अगर हम कंपनी होते हैं कुछ एनबीएफसी वगैरह या बैंक वगैरह, तो फिर हम अप्लाई करेंगे तो हम सीधे इन्हीं में इंक्लूड होंगे, इनमें इंक्लूड ही नहीं होंगे। नेक्स्ट जो कैटेगरी आती है सेम यही रूल्स यहाँ पे एसएमई कंपनी के जो आईपीओ होते हैं उनमें होते हैं। यहाँ पे गड़बड़ थोड़ी ज्यादा होगी, नए पेज पे लिख लेते हैं, राइट। तो रिटेल के लिए वही कोटा 35% का रहता है, एनआईआई कैटेगरी के लिए जो कोटा रहता है वो 15% का रहता है, और क्यूआईआई के लिए 50% का कोटा रहता है। नेक्स्ट यहाँ पे एक चीज़ और समझने लायक ये है कि मेन बोर्ड आईपीओ के अंदर जब हम अप्लाई करते हैं या फिर एसएमई कंपनी का जब अप्लाई आईपीओ में अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली ये है कि अगर कोई भी कंपनी जो आईपीओ ला रही है पिछले 3 साल में अगर एक भी बार उसका जो रिजल्ट आया है, नेट प्रॉफिट्स उसने जो जारी किए हैं वो अगर नेगेटिव में है,
नेट प्रॉफिट्स, तो वो रिटेलर्स को 10% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं दे सकती है। इनको 10% से कम ही शेयर रिटेलर्स को दिए जाएंगे। तो यहाँ के जो एक्स्ट्रा शेयर्स बच गए हैं ये किसको दिए जाएंगे, फिर ये QII कैटेगरी वालों को दिए जाएंगे। ठीक है, ये सिंपल सा ये रूल है कि अगर प्रॉफिट नहीं करती है तो, क्योंकि SEBI का रूल है कि अगर कोई कंपनी प्रॉफिट नहीं कर रही है उसके बावजूद भी लोगों से पैसा उठाना चाह रही है तो पब्लिक क्या करती है, पब्लिक यूजुअली सिर्फ मूड देखती है मार्केट का कि मूड किधर जाता है। अगर IPO में बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन हो तो लोग एनालिसिस तो करते नहीं है कि कंपनी अच्छी है बुरी है। और जो QII सेगमेंट में जो लोग हैं तो बड़ी बड़ी कंपनियां से पूरा एनालिसिस करने के बाद ही पैसा लगाती हैं। तो SEBI को भरोसा है तो ये तो गलत इन्वेस्टमेंट करेंगे नहीं, गलत इन्वेस्टमेंट तो ये कर सकते हैं, तो इनको बचाने की जरूरत है। तो इनका 10% कोटा रख देते हैं अगर प्रॉफिट ही नहीं कर रही है कंपनी तो, बाकी 35% कोटा नॉर्मली रहता है। नेक्स्ट, अगर अब यहीं पर हमको अलॉटमेंट का जो प्रोसीजर है वो समझने के अंदर में हेल्प मिलेगी। अब NII सेगमेंट है, इसके अंदर में भी दो कोटे हैं, हमने देखा था बिग HNI एंड SHNI। तो इसमें भी बिग HNI के लिए 10% कोटा रिजर्व रहता है ओवरऑल 100% में से। तो 15% का 10% हो गया बिग HNI के लिए, और 5% जो कोटा रहता है वो SHNI के लिए रहता है, क्योंकि ज्यादातर जो एप्लीकेशंस लगती हैं वो बिग HNI कैटेगरी में ही लगती हैं। तो अब मान के चलिए कि यहाँ पे पूरा IPO का जो साइज है वो 2 लाख शेयर्स कंपनी जारी करने वाली है, जिसमें से 35% शेयर्स लगभग 70,000 शेयर्स तो किसको देने होंगे, रिटेलर्स को देने होंगे, क्योंकि 35% कोटा है। NII कैटेगरी में बिग HNI को यहाँ पर 20,000 शेयर्स जारी होने हैं, और लास्ट में 10,000 शेयर्स जो जारी होने हैं वो किसको होने हैं, SHNI कैटेगरी को, और बाकी के 1 लाख शेयर्स जारी होने हैं किसको, QII को, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि जो हम लोग अब पहले बात कर लेते हैं कि जो ये मेन बोर्ड जो IPOs होते हैं तो उनका डेटा किस तरीके से आया है, पहले किस तरीके से अलॉटमेंट हुआ है, उसी डेटा को देख के ही हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, ना कि हाइपोथेटिकल बात करने वाले कि ये रूल है ये वो रूल है। जिस तरीके से अलॉटमेंट हुआ है पास्ट के अंदर में उसी की डेटा के बेसिस पे हम लोग बात करेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पे सीधा सा नियम यहाँ पे ध्यान रखने वाली चीज ये है कि रिटेलर्स वाली जो कैटेगरी है, यहाँ पर अगर आप लोग मेन बोर्ड IPO में अप्लाई कर रहे हो, ये जो मेन बोर्ड वाला IPO है इसमें अप्लाई कर रहे हो, रिटेलर्स कैटेगरी में कर रहे हो, तो फिर आपको सीधी सी बात है किसके बेसिस पे, लॉटरी के बेसिस पे अलॉटमेंट मिलने वाला है। सीधा सिंपल रूल है। अगर IPO ओवर सब्सक्राइब हो गया है तो आपको सीधा का सीधा लॉटरी के बेसिस के ऊपर में अलॉटमेंट मिलने वाला है। अगर आपका अंडर सब्सक्राइब रह गया है, एप्लीकेंट्स नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स अगर कम आए हैं तो आपको सभी को एक एक लॉट मिल जाएगा। अगर मान के चलिए एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, मेन बोर्ड IPO के अंदर में एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पे मेन बोर्ड IPO के अंदर में मान के चलिए कि 2 लाख शेयर्स यहाँ पर कंपनी जारी करने वाली है, और यहाँ पे 200 का लॉट साइज रखा है कंपनी ने, और 70 रुपए का प्राइस रखा है। ठीक है, एक शेयर का 70 रुपए का प्राइस रखा है। तो यहाँ पे आपको एक IPO की फाइल के लिए 14,000 रुपए की जरूरत पड़ने वाली है मेन बोर्ड IPO के अंदर में। अब यहाँ पे होगा क्या रिटेल कैटेगरी के अंदर में कि, तो यहाँ पर बेसिकली देखा जाए तो रिटेलर्स के लिए 35% कोटा बुक्ड है, राइट। अब यहाँ पे अल्टीमेटली कितने एप्लीकेंट्स, कितने लोगों को फाइलें दी जा सकती हैं, क्योंकि लॉट्स में ही पे वो होगा अलॉटमेंट 200 का लॉट में ही, तो यहाँ पे कितने लोगों को दिया जा सकता है, लगभग 1000 लोगों को ही शेयर्स दिए जा सकते हैं, लॉट्स दिए जा सकते हैं। तो 35% रिटेलर्स के लिए, तो यहाँ पे 350 लोगों को ही शेयर्स दिए जा सकते हैं। अब यहाँ पे मान के चलिए कि मेन बोर्ड IPO में अलॉटमेंट आ जाता है, सॉरी एप्लीकेशंस जो आ जाती हैं वो 300 लोग यहाँ पर IPO में अप्लाई करते हैं, और 350 लोगों को अप्लाई करना मतलब अलॉटमेंट देना है। तो सीधा का क्लियर है कि IPO क्या हुआ है, एप्लीकेशंस कम आए तो सभी को सबसे पहले क्या कर दिया जाएगा, एक एक IPO का एक एक लॉट दे दिया जाएगा, और बाकी के जो 50 लॉट्स बचे हुए हैं वो किस तरीके से, वो प्रोपोर्शनेट बेसिस के ऊपर में दे दिए जाते हैं। प्रोपोर्शनेट बेसिस की मान के चलिए कि यहाँ पर 300 लोगों में से किसी ने एक लॉट में अप्लाई किया होगा, किसी ने 5 लॉट में अप्लाई किया होगा, किसी ने 10 लॉट्स में अप्लाई किया होगा, तो बाकी की जो 50 फाइलें होंगी वो प्रोपोर्शनेट बेसिस के ऊपर में अलॉट कर दी जाती हैं। अगर नंबर ऑफ एप्लीकेशंस कम आती हैं, एप्लीकेंट्स कम आते हैं तो। दूसरा कैटेगरी होती है ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाता है मान के चलिए, तो इस कैटेगरी के अंदर में क्लियर हो गया कि 350 से ज्यादा एप्लीकेंट्स आए हैं, मान के चलिए कि 1000 एप्लीकेंट्स आ गए, 1000 लोगों ने अप्लाई कर दिया, 350 को दे सकते हैं, तो यहाँ पे फिर लॉटरी सिस्टम से अलॉटमेंट होगा। लॉटरी किसी को भी मिल सकता है भाई, कोई भरोसा नहीं है, राइट। और थर्ड चीज जो होती है, 2 ही चीजें होती हैं, थर्ड कौन सी चीज होती है, राइट। और थर्ड चीज होती है कि एप्लीकेंट्स भी कम आए हैं और जो सब्सक्रिप्शन आया है वो भी कुछ खास आया नहीं है, तो वहां पर पहले से शेयर बच जाते हैं, तो कंपनी फिर उनको दूसरी HNI कैटेगरी के अंदर में लोगों को बांट देती है। अगर रिटेल कैटेगरी के अंदर में
ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं आया है, कम शेयर्स के लिए अप्लाई हुआ है और शेयर्स ज़्यादा पड़े हैं तो एचएनआई कैटेगरी वालों को दे दिए जाते हैं फिर वो शेयर्स। ये थर्ड केस हो गया। अब इसी की तरह ये तो की बात होगी रिटेलर्स की, तो रिटेलर्स में तो सीधा सीधा हमें समझ में आ गया कि सारा सिस्टम, क्योंकि नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स हमेशा ही ज़्यादा रहते हैं आईपीओ के अंदर में, क्योंकि आजकल पूरा बूम है मार्केट में, आईपीओ का एप्लीकेंट्स तो भर भर के आते हैं, इसलिए नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स तो कभी कम पड़ते ही नहीं है। नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स कम पड़ते नहीं है तो यहाँ पे लॉटरी सिस्टम ही हर बार काम करता है। ठीक है, चाहे मेन बोर्ड आईपीओ हो चाहे एसएमई कंपनी का आईपीओ हो, रिटेल कैटेगरी में तो लॉटरी सिस्टम ही काम करता है, यहाँ पर तो कोई दो राय नहीं है। दूसरी यहाँ पर चीज आती है जिसको हम बोलते हैं एचएनआई सेगमेंट, जिसको एनआईआई सेगमेंट, राइट। एनआईआई सेगमेंट के अंदर में ध्यान रखना कि यहाँ पे जो अलॉटमेंट हमने देखने को मिला है, जैसे कि हम आधार हाउसिंग की बात करते हैं यहाँ पर, तो एक सेकंड में आपको यहाँ पे निकाल लेता हूँ फाइलों को। ये देखिए यहाँ पर जो फाइलें लगी है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स यहाँ पर जारी हुए हैं वो है 658। तो एनआईआई सेगमेंट के अंदर में 658 के लॉट साइज के अंदर में ही आपको अलॉटमेंट मिलता है। और यूजुअली जो इसका एक लॉट का साइज है जिसमें हम बात कर रहे हैं आधार हाउसिंग फाइनेंस का जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग, मतलब किस तरीके से कंपनी ने अलॉटमेंट किया है। तो आधार हाउसिंग फाइनेंस के अंदर में जो एक लॉट था वो 47 शेयर्स का था, तो रिटेल कैटेगरी के अंदर में तो 47 शेयर्स के हिसाब से ही अलॉटमेंट हुआ है। बट यहाँ पर जो एनआईआई कैटेगरी है, नेट नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं एचएनआई कैटेगरी वाले, वहां पर जो अलॉटमेंट हुआ है वो 658 शेयर्स में हुआ, क्योंकि एचएनआई कैटेगरी के अंदर में आपको 658 शेयर्स में अप्लाई करोगे तभी आपको एक लॉट माना जाता है, या फिर एचएनआई कैटेगरी में आपको इंक्लूड किया जाता है। तो आपको जो अलॉटमेंट होने वाला है वो भी उसी के हिसाब से होने वाला है। किस तरीके से काम करता है, जैसे देख एग्जाम्पल के तौर पर बात करते हैं। यहाँ पर मान के चलिए कि यहाँ पर हमने देखा कि 200 का लॉट साइज है और 70 शेयर का 70 रुपए का प्राइस रखा हुआ है, तो 14,000 की आपको जरूरत पड़ने वाली है मेन बोर्ड आईपीओ के अंदर में। अब यहाँ पे होगा क्या, आप एचएनआई कैटेगरी में कब माने जाओगे, जब आपके टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आप कितने अप्लाई कर दोगे, 2 लाख से ज्यादा। तो वो कब होगा, जब आप 15 लॉट्स में अप्लाई करोगे, 15 लॉट्स में अप्लाई करोगे। तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि 14,000 इंटू 15 तो कितना हो गया, 2,10,000, राइट। तो आपको नंबर ऑफ लॉट्स कितने, नंबर ऑफ शेयर्स कितने अप्लाई करने पड़ेंगे यहाँ पे एचएनआई कैटेगरी में इंक्लूड होने के लिए। तो यहाँ पर आपको 200 इंटू 15 कर लो, कितना होता है, ये होते हैं 3,000 शेयर्स। इतने होते हैं क्या, 3,000 ही होते हैं। सो 3,000 शेयर्स का आपको अप्लाई करना पड़ेगा, तब एचएनआई कैटेगरी में आप इंक्लूड होगे। अब आपको जो अलॉटमेंट आने वाला है एचएनआई कैटेगरी में वो 3,000 के लॉट साइज में ही आएगा, उससे कम में नहीं आ रहा। जैसे यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं आधार हाउसिंग के अंदर में लॉट साइज जो है एचएनआई कैटेगरी में इंक्लूड होने के लिए आपको 650 शेयर्स का मतलब अप्लाई करोगे तभी इंक्लूड होगे। तो यहाँ पे अलॉटमेंट भी जो है 650 शेयर्स में ही आया है, 58, 658, 658 सभी को। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स अलॉटेड पर बिडर, और यही अगर हम लोग रिटेल कैटेगरी में चेक करते हैं तो यहाँ पे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स अलॉटेड पर बिडर दैट्स 47, क्योंकि रिटेल के अंदर में एक आईपीओ की फाइल एक लॉट में भी लगाई जा सकती है। एचएनआई कैटेगरी में एक आईपीओ की फाइल लगाने के लिए आपको कम से कम 658 शेयर्स का लॉट के हिसाब से अप्लाई करना पड़ता है। तो वहां पे अलॉटमेंट भी वैसे ही होता है, यहाँ पर अलॉटमेंट भी ऐसे ही होता है। नेक्स्ट अगर हमें देखना है कि अब चांसेस कैसे बढ़ेंगे, अब ये जो कैलकुलेशन होता है किस हिसाब से होता है, इसकी अगर हम चर्चा करते हैं तो यहाँ पर जो कैलकुलेशन किया जाता है वो अलग अलग हिसाब से किया जाता है। देख जैसे कि इस चीज़ का हम बात कर रहे हैं, अभी हमने मेन बोर्ड के आईपीओ के अंदर में अप्लाई कर लिया, देख मतलब चेक कर लिया कि अलॉटमेंट किस हिसाब से होता है, किस लॉट साइज में होता है। अब हमें ये देखना है कि एचएनआई सेगमेंट के अंदर में किस तरीके से काम हो रहा है, राइट। उसी चीज को समझने के लिए हमें हम जाना पड़ेगा एचएनआई सेगमेंट के अंदर में। ये है एचएनआई सेगमेंट जिसमें 658 फिर 705, ये क्या हो रहा है यहाँ पर, राइट। 799, 846, 893, ये क्या हो रहा है। तो ये क्या हो रहा है इसको समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर समझना पड़ेगा। मान के चलिए कि यहाँ पर 200 का लॉट साइज है, तो रिटेलर्स वाले जो होंगे वो कहाँ तक इंक्लूड होंगे, तो जो काफी लोग होंगे जो एक एक लॉट में अप्लाई करने वाले हैं। तो यहाँ पे मान के चलिए कि जो टोटल नंबर ऑफ फाइल्स जो अप्लाई हुई हैं, टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स हैं वो अच्छे खासे मान के चलो 1,000 आ गए, जिन्होंने 200 नंबर ऑफ मतलब सिंगल लॉट में अप्लाई किया है। फिर दूसरे लोग हैं जिन्होंने डबल लॉट्स में अप्लाई किया है, ये जो फाइलें आई हैं ये 50 आई हैं। कुछ लोग हैं जिन्होंने 3 लॉट्स के अंदर में अप्लाई किया है, ये फाइलें आई हैं 40 लोगों ने, राइट।
यहाँ पर कुछ लोग हैं 800 के लोट में, मतलब 800 शेयर मतलब 4 लोट्स, इस तरीके से करते 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 मल्टीपल लोट्स चलते जाएंगे। और यहाँ पे पता चल रहा है कि 50,000 तक भी गया है। किसी भाई ने, एक बंदे ने यहाँ पे एप्लीकेशन लगाई जिसमें उसने 50,000 मतलब लगभग कितने हो गए, 50,000 डिवाइडेड बाई 2 कितने हो गए, 250, राइट। तो 250 के लॉट साइज में भी किसी ने लगाया है। तो यहाँ पर इस हिसाब से कैलकुलेशन किया जाता है। कभी भी किसी भी आईपीओ को हम लोग कैलकुलेट करते हैं, रजिस्ट्रार कैलकुलेट, क्योंकि रजिस्ट्रार ही होता है जिसका काम होता है आईपीओ के शेयर्स को अलॉट करना। अब यहाँ पे देखा जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स कितने हो सकते हैं, दैट इज रिटेल कैटेगरी के अंदर में कहाँ तक अलाउड है। रिटेल कैटेगरी में ये 33,000 तक हो सकता था, क्योंकि सॉरी 3,000 तक नहीं, 2,800 तक, 200 का लॉट साइज है ना, तो आप 2 लाख तक की फाइल साइज हो सकती है 2,800 के शेयर तक, राइट। तो ये रिटेल कैटेगरी में आएंगे। अब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स कितने हो सकते थे, 350, अपने एग्जांपल के अनुसार 2 लाख वाले के अनुसार, राइट, 350 टोटल एप्लीकेंट्स हो सकते हैं। अब यहाँ पे चेक किया जाएगा कि यहाँ पे टोटल जो एप्लीकेंट्स आए हैं, जो कि 800 के अंदर में आए हैं, मान के चलो 30%, मतलब 30 लोगों ने अप्लाई किया है, फिर 20 लोगों ने, फिर 10 लोगों ने, इस तरीके से हर नंबर के ऊपर 1000 वाले पे किसी ने किया है, किसी ने 1200 पे किया है, किसी ने 1400 के ऊपर में किया है, 7 लॉट में, किसी ने 8 लॉट में, किसी ने 9 में, किसी ने 10 ने, 11, 15, 16 इस तरीके से किया है। और टोटल जो फाइलें एप्लीकेंट्स आए हैं वो लगभग 2000 एप्लीकेंट्स आए हैं। अब यहाँ पे चेक किया जाएगा कि टोटल 2000 एप्लीकेंट्स में कौन से जो लोट है, सिंगल लोट में कितने लोगों ने अप्लाई किया। तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि 50% लोगों ने सिंगल शेयर, यहाँ पे सिंगल लोट वाले हैं। अब क्या किया जाएगा कि मान के चलिए कि 70,000 जो शेयर्स देने हैं, जो रिटेलर्स को, रिटेल कैटेगरी के अंदर में 70,000 शेयर्स जिनको देने हैं, उसमें से 50% तो इन्हीं को मिलेंगे जिनको सिंगल लोट में अप्लाई किया, क्योंकि 50% लोग तो यही हैं। तो सीधे के सीधे 35,000 शेयर तो इन्हीं को दे दिए जाएंगे। अब ये किसको मिलेंगे, क्योंकि 1000 एप्लीकेशंस हैं और 35,000 यहाँ पर इनको अलॉटमेंट होना है, तो 1000 लोगों में से इनको अलॉटमेंट मिल जाएगा लॉटरी बेसिस के ऊपर से। सेकंड, यहाँ पे 50 नंबर ऑफ फाइल्स यहाँ पर ये आई हैं, ठीक है, 50 फाइल्स, तो 50 फाइल्स डिवाइडेड बाय 2000 कितना होता है, जो भी एक परसेंटेज निकल के आता है, ये कितना परसेंटेज निकल के आता है, 50 डिवाइडेड बाय 2000, कर लो यार, ये आता है 0.25%। सो 0.25% के हिसाब से जो भी फाइलें होंगी वो इस कैटेगरी के लोगों को मिल जाएंगी, राइट। तो अब 70,000 का देख लो, 70,000 टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं और 0.25 कितने शेयर्स हैं, सॉरी 2.5%। सो 2.5% के हिसाब से देखा जाए तो यहां पर हमें पता चल जाएगा 0.025 मल्टीप्लाइड बाई 70,000, तो ये हो गए 1750। सो 1750 शेयर्स होंगे टोटल। वो कौन से लोगों को मिलेंगे, 400, मतलब 2 लॉट्स में जिन्होंने अप्लाई किया है उनमें से 1750 शेयर्स मिलेंगे। तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि 200 का लॉट साइज है और 1750 ही शेयर्स इनको जारी हो सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, इनको सिर्फ 1600 शेयर्स ही जारी होंगे, जिसका मतलब 8 लोगों को ही मिलेगा, 50 लोगों में से 8 लोगों को मिलेगा। यहां पर देख रहे हो आप लोग कि यहां पर 350 लोगों को मिल रहा है, राइट, 50% लोगों को, मतलब 35,000 शेयर्स मिल रहे हैं 1000 लोगों को, और यहां पर 1600 शेयर्स मिल रहे हैं 50 लोगों को। तो यहाँ पे परसेंटेज अगर देखा जाए तो वो थोड़ा सा ज्यादा है। तो कई बार हम देखते हैं कि डबल लॉट में जब हम अप्लाई करते हैं तो हमें अलॉटमेंट मिल जाता है सिंगल लॉट के बजाय। तो इस तरीके से, क्योंकि वहां पे नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स कम है, राइट, मतलब पहले सिंगल लॉट के हिसाब से कम है वहां पर, इसलिए हमें डबल में अलॉटमेंट मिल जाएगा। इसी तरह से 600 का कैलकुलेट किया जाएगा, 800 का कैलकुलेट किया जाएगा, 2800 का कैलकुलेट किया, 50,000 का कैलकुलेट किया जाएगा, सबका किया जाएगा। अब यहाँ पे डिफरेंस ये है कि जो मेन बोर्ड के जो आईपीओज होते हैं ना, मेन बोर्ड आईपीओ के अंदर में नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स देखे जाते हैं। यहां पर जो उन्होंने कितने लॉट्स के लिए अप्लाई किया है वो मायने नहीं रखता, कितने नंबर ऑफ शेयर्स के लिए उन्होंने अप्लाई किया है वो मायने नहीं रखता। यहां पे जो लॉटरी सिस्टम काम करेगा वो नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स के हिसाब से काम करेगा।
जबकि एसएमई जो आईपीओज होते हैं इनके अंदर में जब हम एचएनआई कैटेगरी की बात करते हैं, एनआईआई कैटेगरी, एसएमई कंपनी में एनआईआई कैटेगरी जब हम बात करते हैं तो यहां पर मायने रखेगा नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स मायने नहीं रखता, यहां पर कितने नंबर ऑफ लॉट्स में अप्लाई किया है वो ज्यादा मायने रखेगा। अब मान के चलिए कि यहां पर ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ है और किसी एक बंदे ने सबसे ज्यादा अप्लाई कर दिया, ओवर सब्सक्रिप्शन के भी ओवर सब्सक्रिप्शन उसने अप्लाई एप्लीकेशन कर दी, तो उस केस में उसको अलॉटमेंट मिलेगा ही मिलेगा, राइट। तो एचएनआई कैटेगरी के अंदर में ये थोड़ा सा रूल अच्छा है जिसकी वजह से अलॉटमेंट मिलना आसान है। बाकी मेन बोर्ड जो आईपीओज हैं उनमें एनआईआई सेगमेंट में भी आईपीओ अलॉटमेंट नहीं होता है, क्योंकि वहां पर नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स के बेसिस के ऊपर में परसेंटेज निकाला जाता है और उसके बाद में अलॉटमेंट किया जाता है। एनआईआई कैटेगरी और एसएमई सेगमेंट के अंदर में परसेंटेज नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड उसके बेसिस के ऊपर में परसेंटेज निकाला जाता है और उसके बाद में अलॉटमेंट दिया जाता है। अब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ये कहाँ पर देखने को मिलेगा, एग्जांपल के तौर पे जैसे आधार हाउसिंग है तो यहाँ पे सबसे ज्यादा एप्लीकेशंस कहाँ पर आई हैं, ये देखो एक भाई ने अप्लाई किया यहाँ पे आधार हाउसिंग फाइनेंस में 1,58,719 जो लॉट है, मतलब इतने शेयर्स के लिए अप्लाई किया और 2 लोगों ने किया है। अलॉटमेंट यहाँ पर हुआ है, क्यों हुआ है, क्योंकि यहाँ पे 2 लोग हैं। टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशंस यहाँ पे कितनी है, 54,836 एप्लीकेशन है। तो 54,836 का परसेंटेज निकालो और परसेंटेज निकालने के बाद में यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि हाँ इनको 658 शेयर्स, मतलब सिर्फ एक बंदे को अलॉटमेंट हो सकता है। तो यहां पर जो परसेंटेज है ये एप्लीकेशंस के बेसिस के ऊपर में है, देख रहे हो। अब यहाँ पे एक समझने वाली बात और है, मेन बोर्ड आईपीओ की हम अभी बात कर रहे हैं। मेन बोर्ड आईपीओ में यहाँ पे जब तक देखो यहाँ पे परसेंटेज है 1 तक जा रहा है तब तक कोई दिक्कत नहीं है, तब तक तो इनको अलॉटमेंट मिल जा रहा है, राइट, देख रहे हो। जब तक एप्लीकेंट्स 1% तक चले गए, 0.1% तक चले गए, तब तक इन्हीं को अलॉटमेंट मिल रहा है। अब यहां पे ध्यान से देखना, अब यहां पे परसेंटेज नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स यहां पे सिंगल सिंगल आ गए, ठीक है, सिंगल एप्लीकेंट्स हैं यहां पर। अब इस कैटेगरी सिचुएशन में देखा जाएगा कि अब नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स का परसेंटेज तो यहाँ पे निकल नहीं रहा, तो अब देखा जाएगा कि अलॉटमेंट उन्होंने अप्लाई कितना किया है, राइट। अब यहाँ पे सिंगल सिंगल तो यहाँ पे डबल आ गया, डबल आते ही इसके मुकाबले ये मजबूत हो गया, इसके मुकाबले ये मजबूत हो गया, तो इसको मिलेगा, इसको मिला है, ये रहा। अब यहाँ पे अगेन देखो नीचे चलोगे, यहाँ पे 2 है अगेन, तो ये फिर से मजबूत हो गए, यहाँ पर इसको भी मिला है, देख लो, ये 2 हो गए, इसको भी मिला है, देख लो। पर सिंगल वालों को नहीं मिला, क्योंकि नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स के हिसाब से परसेंटेज वाइज देखा जाए तो ये ज्यादा है इनके मुकाबले, जबकि यहाँ पे इसने ज्यादा अप्लाई किया है, इसके मुकाबले इसने ज्यादा अप्लाई किया है, देख रहे हो। तो नंबर ऑफ एप्लीकेशंस किस लॉट साइज के ऊपर में ज्यादा है उसके हिसाब से अलॉटमेंट मेन बोर्ड आईपीओ में होगा। एसएमई सेगमेंट की अगर हम लोग बात करते हैं इसका उल्टा, तो यहां पर देखने को मिलेगा, ये एसएमई सेगमेंट का डेटा है, ये देखो यहां पर एक भाई, ये कौन सी कंपनी है इसका देख लेते हैं एक बार, इंडियन इमल्सिफायर्स लिमिटेड, इस कंपनी ने बोला है कि कितना 132 का इसका शेयर प्राइस था और 4,60,000 टोटल नंबर ऑफ शेयर्स जो हैं एनआईआई कैटेगरी वालों को लोगों को दिया गया है। अब यहाँ पे एक तो चीज को ध्यान देना, यहाँ पर नंबर ऑफ एप्लीकेशंस रिसीव हुई हैं वो 22,000, क्योंकि 2,000 के लॉट साइज के ऊपर में हुई, क्योंकि एक सिंगल लॉट था 1,000 शेयर्स का, एक लॉट जो कि सीधे के सीधे रिटेल कैटेगरी में आ जाएंगे, 1,000 एक लॉट में अप्लाई करेंगे एसएमई में। अगर 2 लॉट में अप्लाई करते आप एनआईआई कैटेगरी में इंक्लूड हो जाओगे, एनआईआई कैटेगरी में इंक्लूड होते ही बाद में जो 2,000 के 2 लॉट में जिन्होंने अप्लाई किया है एनआईआई कैटेगरी में वो है 22,000 एप्लीकेशंस। अब अगर एप्लीकेशन नंबर ऑफ एप्लीकेशंस के हिसाब से देखा जाए तो इनका नंबर ही नहीं आना चाहिए था मेन बोर्ड आईपीओ के रूल के अनुसार, तो बट हुआ क्या है, हुआ ये है कि यहाँ पर नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स को यहाँ पे ध्यान में नहीं रखा जाता, यहाँ पे ध्यान में रखा जाता है कितने नंबर ऑफ फाइल्स उन्होंने लगाई हैं, कितना नंबर ऑफ शेयर्स में उन्होंने अप्लाई किया है। इसीलिए एसएमई सेगमेंट के अंदर में अगर आपका ओवर सब्सक्रिप्शन जो हो रहा है उसके हिसाब से देखा जाएगा कि मान के चलो यहाँ पर ओवर सब्सक्रिप्शन कितना टाइम हुआ है, 771.69 टाइम्स, इतने गुना हुआ है, बट आपको जो शेयर्स मिलने हैं 4,60,000 में से ही मिलने हैं, सीधी सी बात है। तो अब यहां पे देखा गया कि टोटल ये जो नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाई हुए हैं, इन टोटल नंबर ऑफ शेयर्स में यहां पे परसेंटेज निकाला जाएगा हर हर लॉट साइज के हिसाब से। जैसे ये है 6 लॉट्स, ये 7 लॉट्स, ये 8 लॉट्स, 9 लॉट्स। ये एक भाई हैं जिन्हें ये 19 लोग हैं, इन 19 लोगों ने अप्लाई किया है
लॉट साइज ही कितनी है, ये 1530 लॉट्स की साइज में अप्लाई किया इन्होंने, 1530 लॉट्स 19 लोगों ने। और जो इनका टोटल जो वैल्यू है नंबर ऑफ शेयर्स के लिए वो है 2,90,70,000 शेयर्स। तो अब टोटल जो डेटा आया है, टोटल जितनी नंबर ऑफ शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आया उसमें से 8% तो केवल इन्हीं लोगों ने कर दिया, 8%। तो अब जो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स जो इस कैटेगरी में एनआईआई कैटेगरी में रिजर्व्ड हैं लोगों के लिए, उसमें से 8% तो केवल इन्हीं लोगों को मिला जाएगा, 19 लोगों को, इन 19 लोगों में से मिला जाएगा। अब 19 लोगों में बराबर बांट दिया जाएगा। अगर 19 लोग हैं, जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे कितने शेयर्स हैं, 38,000 शेयर्स हैं, तो 19 मतलब सबको एक एक लॉट दे दिया जाएगा, यहाँ पर सिंगल लॉट दे दिया जाएगा। क्योंकि एसएमई सेगमेंट जो होता है, कैटेगरी के जो आईपीओज होते हैं उनमें हमेशा लॉट्स में ही अलॉटमेंट होगा। और जो मेन बोर्ड आईपीओज होते हैं उनके अंदर में कई बार कुछ केसेस में देखा गया है कि जरूरी नहीं है लॉट्स में ही दिया जाए, कई बार आपको एक्स्ट्रा शेयर्स भी मिल जाते हैं जो कि मेन बोर्ड आईपीओ होते हैं उनके अंदर में, राइट। इसका भी एग्जांपल है अपने पास में, यहाँ पे कहां पर है वो मुझे पता नहीं है, 224, ये देखो यहाँ पे कौन सी कंपनी है, ये है इंडिजीन लिमिटेड का अभी फिलहाल में आईपीओ आया था। 462 का यहाँ पर लॉट है, शेयर्स का लॉट है जो कि एनआईआई कैटेगरी के अंदर में, बट यहाँ पे 463 शेयर्स भी जारी हुए हैं। क्योंकि एनआईआई सेगमेंट, सॉरी, जो मेन बोर्ड आईपीओ होते हैं वो सिंगल शेयर्स में भी हम आईपीओ लिस्ट होने के बाद में ट्रेडिंग कर सकते हैं, बट एसएमई सेगमेंट में आईपीओ लिस्ट होने के बाद में भी हमें लॉट में ही ट्रेडिंग करनी पड़ती है। तो वहां पर लॉट्स में ही शेयर्स होते हैं वो अलॉट हो सकते हैं, अदरवाइज नहीं होंगे। यहाँ पर सिंगल में भी अलॉटमेंट चल सकता है मेन बोर्ड आईपीओ में। सो अब यहाँ पे हम लोगों ने ये चीज समझ ली बहुत अच्छे से। क्या चीज समझी है कि जो एनआईआई सेगमेंट है मेन बोर्ड आईपीओ के अंदर में, तो क्लियर कट है कि हमें मिलने के चांसेस नहीं है, क्योंकि वहां पे नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स के बेसिस के ऊपर में परसेंटेज निकाला जाता है और फिर अलॉटमेंट होता है। और जो एसएमई कैटेगरी है, एसएमई कैटेगरी के जो आईपीओज हैं उनके अंदर में नंबर ऑफ एप्लीकेशंस, सॉरी, नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड, नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड, उसके हिसाब से परसेंटेज निकाला जाता है और उसके बाद में अलॉटमेंट होता है। तो अगर आपके मान के चलो कि एसएमई कंपनी कोई बहुत बढ़िया निकलने वाली है, उसका आपके पास में पैसे पड़े हुए हैं 10, 15, 20 करोड़ रुपए, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, वहां पर सारे पैसों से अप्लाई कर सकते हैं। तो आपके नंबर ऑफ चांसेस ऑफ अलॉटमेंट जो होंगे वो बढ़ जाएंगे, क्योंकि आपका परसेंटेज अच्छा निकल आएगा। कैसे, उसको देखते हैं यहाँ पे एक बार, फिर से एक बार चेक कर लेते हैं फाइनली। अब यहां से ये कौन सा कंपनी का शेयर है, मनदीप ऑटो इंडस्ट्रीज। यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि जो एक आदमी है, एक इंसान है, सिर्फ एक इंसान ने कितने लॉट्स में अप्लाई किया, यहाँ पे 2000 का लॉट साइज है। कितना रिटेल में कितने का है एलोकेशन पर, तो यहाँ पे 2000 का लॉट साइज है। तो एक इंसान ने यहाँ पर लगभग 1800 लॉट्स के अंदर में अप्लाई किया है, लगभग 1800 लॉट्स उसने अप्लाई किए हैं एक ही बंदे ने। उसने टोटल जो नंबर ऑफ शेयर्स के लिए अप्लाई किया है वो है 35,78,000 शेयर्स के लिए उसने अप्लाई किया। एक लॉट है 2000 शेयर्स का, उसने अप्लाई किया है 35,78,000 शेयर्स के लिए अप्लाई। अब यहाँ पे अगर इसका परसेंटेज निकालेंगे, टोटल जो एप्लीकेशंस आई हैं नंबर ऑफ शेयर्स के लिए, वो आई हैं 1,94,94,54,000। उसमें से अगर परसेंटेज निकालेंगे 35 का, तो ये अच्छा खासा परसेंटेज आएगा जो कि 3% के आसपास में आ रहा है। सॉरी, ये 10 करोड़ है, 10,94,64,000। तो यहाँ पे 35 लाख का परसेंटेज अगर निकालेंगे तो 3.27, मतलब जितना भी टोटल नंबर ऑफ शेयर्स का एप्लीकेशन है उसमें से 3.27% तो इस अकेले बंदे ने अप्लाई किया है, राइट। तो अब टोटल जो कितना अप्लाई होना है, यहाँ पे 14,48,000 शेयर्स जारी होने हैं एनआईआई कैटेगरी वालों को। तो 14,48,000 शेयर्स का 3.27% कितना होता है, 14,48,000 शेयर्स का 3.27% होता है, सॉरी 0.03, ये होता है 47,300
47,349 ऐसा कुछ होता है, लगभग 48,000 के आसपास में होता है। तो यहाँ पर हम लोग मनदीप ऑटो में देखेंगे कि इस अकेले बंदे को 48,000 शेयर्स जारी किए गए हैं, क्योंकि उसने पूरे टोटल नंबर ऑफ शेयर्स के अंदर में से 3% उसने खुद ने अप्लाई किए हैं, तो उतने ही परसेंटेज का उसको अलॉटमेंट दे दिया जाएगा। अगर यही केस मेन बोर्ड आईपीओ का होता तो यहां पर इसने कितने नंबर ऑफ शेयर्स के लिए अप्लाई किया है वो मायने नहीं रखता, नंबर ऑफ एप्लीकेशंस कितनी है वो मायने रखती। तो ये फर्क है एसएमई के एनआईआई सेगमेंट में और मेन बोर्ड के एनआईआई सेगमेंट में। तो आपको पता है कि आपको अगर अलॉटमेंट चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, एसएमई सेगमेंट के लिए ज्यादा से ज्यादा लॉट्स के अंदर में अप्लाई करना है, तो आपको जो चांसेस ऑफ अलॉटमेंट है वो बढ़ जाएंगे। अब कई बार होता है कि जैसे यहाँ पे इस भाई ने लगाए हैं 100 लॉट्स के लिए अप्लाई किया, यहाँ पे इसको भी मिला है 2000, मतलब 1 लॉट मिल गया इसको भी, एक ही बंदा है, इसने 100 लॉट्स में अप्लाई किया है, राइट। 103 लॉट्स में अप्लाई किया था इसने, तो इसको 1 अलॉटमेंट मिल गया। क्यों मिल गया, एक ही बंदा है, सीधी सी बात है। यहाँ पे 2 बंदे हैं, इनको भी 2 में से किसी एक को मिला है। तो आई गेस कि ये पूरा कॉन्सेप्ट अपने को क्लियर हो गया। अलॉटमेंट किस तरीके से होता है, अलॉटमेंट हमेशा परसेंटेज निकाला जाता है नंबर ऑफ लॉट्स किस तरीके से, नंबर ऑफ लॉट्स के हिसाब से, और बाद में सबसे ज्यादा जिसने अप्लाई किया है उसके हिसाब से फिर एसएमई कैटेगरी में नंबर ऑफ शेयर्स का बेसिस पे अलॉटमेंट होता है, और वहां पे मेन बोर्ड आईपी में नंबर ऑफ एप्लीकेशन के बेसिस पर अलॉटमेंट होता है। अगर ये वीडियो समझने में कहीं भी दिक्कत फेस हो तो आप मेरे को बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में फिर से आप सवाल पूछ सकते हैं। आई होप कि ये चीज़ क्लियर हो जाए अच्छे से। बाकी मेरा फाइनल रिव्यू यही रहेगा कि अगर आपके पास में धड़ल्ले से बहुत सारे पैसे पड़े हुए हैं, कोई ज़मीन वमीन बेच के अगर पैसे आए हुए हैं बहुत अच्छे से, ठीक है, कुछ भी तरीके से, तो आप एसएमई सेगमेंट में बहुत सारे लॉट्स के अंदर में अप्लाई करो, जो अलॉटमेंट है होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और एसएमई सेगमेंट के अंदर अच्छी कंपनी में रिसर्च करने के बाद में ही अप्लाई करना, वरना मत करना, वरना कई बार पता चले कि नीचे खुल गया तो फिर बैंड ही बच जाएगी। दूसरी चीज़, अगर आपके पास में उतने पैसे नहीं हैं तो फिर चांसेस ऑफ अलॉटमेंट जो है वो रिटेल कैटेगरी में ज़्यादा है एनआईआई कैटेगरी के बजाय। रिटेल कैटेगरी में ज़्यादा चांसेस है क्योंकि वहाँ पे नंबर ऑफ एप्लीकेशन जो होती हैं वो कम टाइम्स पर होती हैं। ओके, जैसे यहाँ पे रिटेल कैटेगरी के अंदर में 75 टाइम्स ही यहाँ पर ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ है, और एचएनआई कैटेगरी के अंदर में यहाँ पे देख रहे हैं ओके 75 टाइम्स ही हुआ है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। सो बेसिकली देखा जाए तो एनआईआई कैटेगरी के अंदर में ज़्यादा वो अलॉटमेंट मतलब एप्लीकेशंस लगती हैं, ओवर टाइम्स ज़्यादा सब्सक्रिप्शन होता है, ओवर सब्सक्रिप्शन होता है एनआईआई सेगमेंट में। रिटेल में थोड़ा कम रहता है। सो अगर जितना ज़्यादा पैसे नहीं है तो फिर उसमें अप्लाई करो लक को, और ज़्यादा पैसे हैं तो फिर धड़ल्ले से एसएमई सेगमेंट में लगाओ। और बाकी मेन बोर्ड आईपीओ के अंदर में तो आप एनआईआई में लगाओ, रिटेल में लगाओ, कहीं पर भी लगाओ, अलॉटमेंट तो लॉटरी के बेसिस पे आएगा, भगवान की दुआ से मिलेगा। दैट्स ऑल। कल फिर मिलते हैं एक नए इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में। आई होप कि ये क्लियर कर दे आपके सारे डाउट्स। अगर फिर भी क्लियर नहीं होते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। सी यू टुमारो।